जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम बात करेंगे आज एसएससी जीडी थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने वाला सवाल। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सारे के सवाल जो है, बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ रिपीट भी हो रहा है। बाकी उस टॉपिक से आपको क्या करना है, आप सभी को रिवीजन करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वही बात कर लेते हैं, इसमें जो है पूछा जाने वाला सवाल क्या क्या है। तो बात करते हैं, हिंदी तो पूछा ही जाता है। हिंदी में सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश। गद्यांश जो होता है कि सभी ये टॉपिक मतलब कि शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं हिंदी से 3-4 नंबर का गद्यांश क्वेश्चन उस पर आधारित रहता है। वही बात कर लेते हैं, हिंदी से उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द बात कर लेते हैं। और बात करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। और कि इस तरह के क्वेश्चन जो हिंदी से कई सारे होते हैं कि कभी आगे चल के आपको कर्ता कारक के चिन्ह से भी पूछे जा सकते हैं, वो भी आप पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो जो टॉपिक है, मुहावरा हुआ, उसके प्रत्यय उपसर्ग हुआ, समास हुआ, ये सारे के सारे टॉपिक, संधि विच्छेद हुआ, विशेषण हुआ, और बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जो है आप सभी को कवर करने हैं। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस है आना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे करके पूरे टॉपिक सभी टॉपिक से पूछे जाने की संभावना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम जो है लंबा जाने वाला है, यानी कि लंबा होगी, इसीलिए बात कर लेते हैं। तो और बात करते हैं गणित में। अगर बात करें तो गणित में क्या क्या पूछा जाता है, गणित में देखते हैं क्वेश्चन आ रहे हैं। CI आता है, CI SI से आ रहे हैं। और उसमें ही बात करते हैं, रेलगाड़ी से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, किस्त वाला सवाल आ रहा है, औसत वाला आ रहा है, घनाभ आ रहा है, अर्थमेटिक से आ रहा है। ये सारे सवाल जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उस तरह से आप सभी को हर एक टॉपिक जो है धीरे धीरे करके क्लियर मतलब रिवीजन करते जाना है, इसी हिसाब से। तो इन सभी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं आज जो यहाँ पे पूछा गया है, तो दही का तत्सम क्या होगा। तत्सम आ गया है, तत्सम उपसर्ग ये हुआ। ये सारी की सारी जो है कभी मतलब वाक की बात करते हैं, वाक से भी पूछे जा सकते हैं, संयुक्त वाक, में सरल वाक, मिश्र वाक, ये सारी की सारी जो टॉपिक भी आ सकते हैं। और वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दही का तत्सम पूछ रहा है, दधी हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको ध्यान रखने, काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ कहता है बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द, यानी कि एक शब्द के बदले अनेक शब्द भी आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अवैतनिक हो गया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, ये दोनों टॉपिक कवर कर लेने हैं। काफ़ी पूछे जाने वाले सवाल है। हस्त शब्द का विलोम क्या होगा, वाम हस्त, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हम बात करें, अत का विलोम शब्द पूछा है, अत का विलोम शब्द इति हो जाता है, ये भी याद रखना, अत का इति। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, नदी का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया है, नदी का हम बात कर लेते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरिता, अवगा, तरंगिनी, तटनी, निर्झरनी, निम्नगा, कुलंकषा, दरिया, वाहिनी और शैवालिनी। अब पारलौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, लौकिक होता है, पारलौकिक का विलोम शब्द लौकिक हो जाता है, ये को याद करने हैं। वही बात करते हैं, नदी ब्रह्मपुत्र का पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती, ऐसे सवाल पूछा हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो भारत, बांग्लादेश और चीन, 3 देशों से होकर, यानी कि तिब्बत से होकर बहती है। यानी कि भारत, बांग्लादेश, चीन के तिब्बत से होकर बहती है। जैसे तिब्बत अगर स्वतंत्र देश रहता तो 4 देश हो जाता, लेकिन तिब्बत जो है स्वतंत्र नहीं है, चीन के कब्जे में है, ये याद रखना था। तो याद रखना है, यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, याद रखना है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की बात कर लेते हैं। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात, यह नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। ये याद रखना, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। पूछ सकते हैं आगे चल के कोई सवाल में शिफ्ट में। यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, याद रखना है। यह मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम राज्य से होकर बहती है, ये भी याद रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या जान लेते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। खूब पूछे जाते हैं ये सवाल बांग्लादेश में। और इसी से होकर क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये हो गया इसका। तो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश असम से होकर बहती है,
और नागालैंड असम राज्य में होकर बहती है और बंगाल खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में यह सुरमा के नाम से प्रवेश करती है, यानी कि यह नदी जो बांग्लादेश में जो है सुरमा के नाम से प्रवेश करती है। ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम राज्य से होकर बहती है। ये याद रखना है। ये कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हो गया जो कि आगे आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग पूछे कि या नीति आयोग पूछे, दोनों का प्रधान अध्यक्ष है। इससे पहले वाला शिफ्ट में हम बात कर चुके हैं। 4 फरवरी को ही पूछे जा गए हैं योजना आयोग के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग पूछे कि नीति आयोग, दोनों का तो प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये बात होती है कि यहाँ पूछ लेगा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, नेहरू जी। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोदी जी थे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, याद रखने हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1951 से यानी कि 1951 से 56 तक चला था, याद रखने हैं। 51 से 56 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है 12वीं पंचवर्षीय में 12 से कहाँ तक चलना था? 2012 से 17 तक इसका कार्यकाल था, लेकिन 14 में ही मोदी जी से ख़त्म कर दिया गया। और 15 में 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। याद रखना दोनों का सेम काम है। जो करता था नीति आयोग वही योजना आयोग का योजना आयोग जो काम करता था वही नीति आयोग का भी काम है। 15 मार्च 1950 को स्थापना किया गया था योजना आयोग का गठन। और यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म भी खूब पूछे जाते हैं। याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना इसके आयोग के रूप में जाना जाता है। याद रखना प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं, इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं। रोजर बिन्नी की बात करें तो ये भारत देश के लिए खेलते हैं, तो याद रखना है। रोजर बिन्नी के बारे में हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो हम बात करते हैं रोजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के 36वें एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। 36वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई 1955 बेंगलोर में हुआ था। यह भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर थे, याद रखना है। उन्होंने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पदार्पण किया था, यानी कि खेला था, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है। अनुच्छेद 42 में बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में हम बात करते हैं, तो आंसर इसका है काम की न्याय संहिता मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 42 याद रखना है। इस अनुच्छेद के तहत की बात करें राज्य को उचित वेतन, सुरक्षित वातावरण और श्रमिक की भलाई सुनिश्चित करनी होती है। इस अनुच्छेद के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व राहत दी जाती है। अनुच्छेद 42 के तहत, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। और नीति निर्देशक मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 के क में, ये याद रखना है। वही बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था। चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 में पारित किया गया था। और उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था, याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस था इस समय, कॉर्नवालिस, याद रखना है। अब बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए क्या पारित किया गया था। यहाँ पे याद पूछते हैं पारित किया गया था किस अधिनियम के जरिए। चार्टर एक्ट जो है 1793 ब्रिटिश इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट 1793 के जरिए पारित किया गया था। यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इस चार्टर अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं विस्तार से। तो जुड़ी कुछ खास बातें यह है कि इस अधिनियम ने कंपनी के राजस्व, प्रशासन और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। और इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी के शासन की निरंतरता सुनिश्चित की थी। इस अधिनियम ने वीटो का अधिकार सभी गवर्नर जनरलों को दिया था। सभी गवर्नर जनरलों को वीटो का अधिकार दिया था, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था। इरफान पठान का भाई जो 2024 लोकसभा चुनाव का जो है किस राज्य से लड़ा था, तो ये पश्चिम बंगाल से लड़ा था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इरफान पठान के भाई जो यूसुफ पठान जो है, यूसुफ पठान की बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल बंगाल राज्य से चुनाव लड़ा था। तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जो है की पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस वहाँ से उससे चुनाव लड़ा था। टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा
बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे थे। यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया था। ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 2023 में रिपब्लिक डे पर रिपब्लिक डे में किस देश की सेना ने भाग लिया था। बात करते हैं मिस्र देश की सेना ने भाग 2023 में। अगर वही बात करते हैं 2023 में तो इस देश की सेना 25 में अगर पूछे तो किस देश ने भाग लिया था, तो बात कर रहे हैं 2025 में जो इंडोनेशिया के जो है देश इसके चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के, याद रखना है। और यही बात करते हैं भारत आने वाले पहला चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर कौन आए थे, इंडोनेशिया के ही पहले राष्ट्रपति थे जो भारत आया था, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इसी में, तो 2023 में रिपब्लिक डे में मिस्र की सेना ने विशेष रूप से भाग लिया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे 23 में। 25 में मुख्य अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और इसको याद कमेंट करके बताना है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में भी कौन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 2023 में, बात करें 2022 में, सॉरी 23 में नहीं 2022 में ब्लाइंड क्रिकेट 2022 तक का करंट पूछ लिया। सोच सकते हो आप कहाँ से पूछ रहे हैं। तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था, याद रखना है। 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक के पास चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए थे, जिसमें कि 120 रनों से हराकर नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। बांग्लादेश को हराकर बांग्लादेश को 120 रनों से हराया था भारत ने। भारत के लिए यह लगातार तीसरी बार खिताब था, तीसरा लगातार खिताब जीता था भारत ने। इससे पहले 2012 और 17 संस्करण में भी जीत हासिल किया था, ये याद रखना है। सभी तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने किया था। नेत्रहीन के लिए अभी तक जो है आयोजित सभी तीनों T20 विश्व कप का मेजबानी भारत ने किया है, ये भी याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो बात करते हैं एक बार किया गया है, लेकिन सिंधु का सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु 100 से सर्वाधिक, ऐसे याद रखना है। सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। गंगा का उल्लेख एक बार, जमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना 3 बार, कृष्णा का उल्लेख 0 बार, यानी कृष्णा का उल्लेख जो एक भी बार नहीं हुआ है। सिंधु का सर्वाधिक बार, सरस्वती को पवित्र नदी, और यमुना को 3 बार, गंगा का 1 बार। दिए गए विकल्पों में सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती नदी था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग। जैसे ही उद्योग का बात किया हुआ, लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था और यह की कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंदिरा गांधी के समय में तीसरी पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पता ही है पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, दूसरी में क्या था, दूसरी में उद्योग को मिला था, और तीसरी में क्या था, आत्मनिर्भरता को मिला था। आत्मनिर्भरता, ये याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो याद रखना है। तो क्या हुआ, लौह इस्पात कारखाना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के अंदर, और भारत सरकार 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के कई प्रमुख संयंत्र का राष्ट्रीयकरण किया था, ताकि भारतीय उद्योग को मजबूत किया जा सके, इसके लिए किया गया था, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पंगु चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। पंगु चोलम लोक नृत्य की बात करें तो यह जो है पंगु चोलम मणिपुर का राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना है। पंगु चोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। अब पंगु चोलम का शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों को गरजाना, ड्रमों को गरजाना। यह मणिपुर की संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पंगु बजाते हैं, याद रखना। हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप है, ड्रम पीटते हैं जो रहता है, ड्रम ऐसे करके खूब बजाता है ऐसे करके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बसिन की संधि का हस्ताक्षर कब किए थे, तो 31 दिसंबर 1802 में किए थे, याद रखना है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 30 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के जरिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को माठा क्षेत्र दे दिए थे, याद रखना है। बेसिन की संधि के प्रमुख बातों की बात करें तो पेशवा ने अंग्रेजों को 6000 सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने की अनुमति दी। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों का राजस्व अंग्रेजों को दे दिया था, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है। लालचंद शर्मा की बात है हास्य व्यंग शैली से है, यानी कि ये हास्य कलाकार थे, सभी को हंसाते थे, याद रखना। लालचंद हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जो विशेष रूप से हास्य व्यंग शैली से संबंधित थे। इसकी रचनाओं में तीव्र बुद्धि और समाज के से संबंधित था, ये याद रखना। रानी मछैया किस
लोक नृत्य से जुड़ी थी। रानी मछिया की बात करें तो उमठ लोक नृत्य से संबंधित है, याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी मछिया को कोडागू की उम्बाथक लोक नृत्य कला की प्रतिपादक है और कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में ये चुना गया था। ये कर्नाटक का फोक नृत्य है, याद रखना, कर्नाटक का याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की गरीब कल्याण योजना को कितने दिनों के लिए आई थी। गरीब कल्याण योजना की बात करें तो 3 महीने के लिए आई थी, याद रखना है। इसमें बात करें गरीब कल्याण योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना 3 महीने के लिए लागू किया गया था ताकि गरीबों को जो है, गरीब से गरीब लोगों को अनाज वितरण करे। अभी गरीब आदमी को जो है 5 किलो राशन दिया जाता है। अभी फ्री में राशन देने की योजना भी दिया, मतलब फ्री में राशन दे रहे हैं। यह योजना गरीब कल्याण के लिए चला जा रहा है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की यहीं तक था हमारा लास्ट सवाल आज का, यही कि तो और भी क्वेश्चन जहाँ से जिसको भी मिले तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करना या टेलीग्राम पे मैसेज करना, या तो उससे हो तो इंस्टाग्राम या दी पे, सबका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। जो भी क्वेश्चन जहाँ पे मिले तो ज़रूर कमेंट करके बताना है। और बात करते हैं वीडियो आज का कैसा लगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।